हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूटन्स के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह, उनको लिखना कैसे है और एग्जांपल्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बात करते हैं पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ की। तो आपने सभी 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहती है। अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो हमेशा मोशन के अंदर ही रहेगी, तब तक जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है। और अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वो चलती रहेगी जब तक आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो यही हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, कि इनएबिलिटी है मतलब एबिलिटी नहीं है बॉडी की, वो अपने आप कुछ चेंज नहीं कर सकती। क्या चेंज नहीं कर सकती? इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। सेकंड क्या है, वो यूनि स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि अगर मान लो कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जाएगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है, मतलब स्ट्रेट में ही जाएगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी। तो मतलब वो अपनी पोजीशन या मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, ये इनएबिलिटी है ऑफ बॉडी। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ बॉडी। क्या? इनर्शिया ऑफ बॉडी चेंज कब तक नहीं करेगी? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। अभी देखिए, अब जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है वो हमारे पास फर्दर कुछ टाइप्स की है जो न्यूटन लॉ के अंदर ही आती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है हमारे पास? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कोई भी बॉडी है वो अपनी जो स्टेट रेस्ट की पोजीशन है उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकती। आपको क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना ही पड़ेगा। अभी आपके हाथ के पास, ठीक है, आपका पेन पड़ा है, वो पेन पड़ा ही रहेगा जब तक आप उसे उठाएंगे नहीं, तब तक आप नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो पेन क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे है। जब तक वो रेस्ट पर ही रहेगा तब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई बॉडी है अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, ठीक है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। मतलब अपने आप कोई भी बॉडी अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी अपने आप अपनी वेलोसिटी या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, वो चेंज नहीं कर सकता अनटिल अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड, क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है हमें? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि ये इनएबिलिटी है, कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, आपको कुछ फोर्स लगाना ही पड़ेगा बॉडी की जो डायरेक्शन है चेंज करने के लिए। जैसे आप देखिए, आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आप आलसी बहुत हैं, आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो क्या है, जो आपकी डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए कहां पे? स्टडी के ऊपर आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए आप एक बस में बैठे हैं, क्या है, आप एक बस में बैठे हैं, ठीक है, बस पहले रेस्ट के ऊपर है,
बस पहले क्या है, रेस्ट के ऊपर है। अब वो बस तब तक रेस्ट के ऊपर रहेगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते, मतलब जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं कर लेते। ठीक है, तो अगर मान लो आप बस के अंदर हैं, तो बस के अंदर आप बैठे हैं, तो आपके जो पैर होते हैं ना बस के अंदर, जैसे मान लो बस अभी रेस्ट पर थी, तो उस बस के ऊपर आपके जो पैर हैं वो रेस्ट की पोजीशन पर होंगे। ठीक है, और जैसे ही अचानक से सडनली अगर मान लो ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, वो जैसे ही बस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो आपकी अपर बॉडी है ना वो बस के साथ मोशन के अंदर आएगी। अपर बॉडी क्या आएगी, बस के साथ मोशन के अंदर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने एक फोर्स लगाया है। अपर बॉडी तो मोशन के अंदर आ गई, बट जो आपके पैर थे, ठीक है, फीट थे, वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन पर रहती है, क्या, बस के कॉन्टेक्ट के अंदर। जिसके कारण क्या होगा, आपको ना एक जर्क महसूस होगा और आप आगे गिर जाएंगे। क्या, एक झटका लगेगा, आप आगे गिर जाएंगे इससे। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये एनर्जी ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। क्योंकि आपके पैर रेस्ट पर थे तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहते थे, वो मोशन में नहीं आना चाहते थे, जिसके कारण आपको एक झटका लगा तो आप आगे गिर गए। ठीक है, या पीछे पीछे सॉरी पीछे गिर जाएंगे। ठीक है, और आगे गिरने वाला कंसेप्ट भी है। अगर सपोज कर लीजिए एक बस है, वो चल रही है, ठीक है, आप बस के ऊपर खड़े हैं, बस के अंदर खड़े हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपने क्या है, बस को पकड़ रखा है, एक साइड से पकड़ के खड़े हैं। तो जैसे ही मान लो ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाएगा, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आपको एक जर्क लगेगा और आप आगे की तरफ जाएंगे इससे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की क्या थी, पहले जो बस चल रही थी उसके साथ मोशन में थी, जैसे ही बस स्टॉप हुई, बट हमारी बॉडी क्या थी, मोशन के अंदर थी। तो बॉडी हमेशा मोशन में रहना चाहती थी, जिसके कारण हमें क्या, एक जर्क लगा और हम आगे गिर गए। अब सेकंड क्या था, अगर पहला वाला क्या था, जिसमें हम बस में बैठे थे, बस अचानक स्टार्ट हुई थी, अचानक स्टार्ट होने का हमारी बॉडी रेस्ट के ऊपर रहना चाहती है, तो बस आगे निकल जाएगी और हम पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। बस के अंदर हम खड़े हैं तो हम अगर आगे जाते हैं तो ये एनर्जी ऑफ मोशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ और इसके कुछ कंसेप्ट। स्टूडेंट, तो बात करते हैं अभी न्यूटन सेकंड लॉ की। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कर लिया, बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to external force applied and the changes occur in direction of applied force। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ था। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, अगर उस लीनियर मोमेंटम में कुछ चेंज आता है तो वो चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास फोर्स अप्लाइड की। सपोज कर लीजिए ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपकी तरफ आ रही है इसे, ठीक है, मार्कर मान लो एक बॉडी है, ये आपकी तरफ आ रही है। मान लो ये पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मतलब वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आपकी तरफ आ रही थी बॉडी। अब अगर ये बॉडी है, पहले एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, उसका मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था। अब इसके मोमेंटम के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। अब चेंज करने का मतलब क्या है, या तो इस बॉडी को मैं रोकूंगा तो ये स्लो हो जाएगी, या मैं इसमें कुछ फोर्स कुछ इसे धकेल लूंगा तो ये फास्ट हो जाएगी। तो जो इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जो आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इसको स्लो करने के लिए
या इसको फास्ट करने के लिए, या इसको रोकने के लिए, वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। मतलब वो फोर्स है कि जितना चेंज मोमेंटम में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाइड के। ठीक है, तो यही न्यूटन हमें सेकंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज, टाइम के साथ जो भी मोमेंटम चेंज होता है कोई बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के, जो आप अप्लाइड करते हैं। अब मोमेंटम, इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये किसके डायरेक्टली है, फोर्स अप्लाइड की। अब देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लिखते हैं पी से। ठीक है, अब जो चेंज है, यहाँ पे जो चेंज है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास जो चेंज है वो इंस्टेंटेनियस चेंज है। चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस, जिसको हम क्या डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वाला चेंज है जिसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या बनेगा, डीपी। चेंज है ना, डी डी का मतलब है डेरिवेटिव चेंज, किसके अंदर, मोमेंटम के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली विद फोर्स अप्लाइड। फोर्स कौन सा, एफ पॉजिटिव की। तो एफ क्या है, फोर्स। तो मतलब डेल्टा डीपी डिवाइड बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अभी अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो कांस्टेंट आता है के, ठीक है, इंटू एफ, और जो के की वैल्यू वो 1 है इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1 है, तो ये बना डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। मतलब चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ये तो हमने लिख दिया। अब मोमेंटम, मान लो एक बॉडी है, उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, उसका मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू एम वी। ये तो सबने किया है। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसके यहाँ से मैं p की वैल्यू लिख देता हूँ, तो d डिवाइड बाई डी टी इंटू एम वी वेक्टर इज इक्वल टू एफ। अब देखिए जो m है, अब ये डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव बताता है कि चेंज इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब सपोज के लिए जो बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है, तो मास तो उसका कांस्टेंट रहने वाला है, मास तो कभी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो चेंज क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। दैट मींस डेरिवेटिव के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, मैंने बता रखा आपको, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है। तो ये क्या बना, m dv डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। अब देखिए डीवी डिवाइड बाई डी टी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये क्या बना, एम, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्सीलरेशन, क्योंकि डीवी बाई डी टी आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ। अभी इधर मैं वेक्टर लिखा हूँ, इधर भी मैं वेक्टर लिख देता हूँ, इधर भी वेक्टर और इधर भी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी मैंने वेक्टर लिखी है। तो ये बना एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, कौन सी, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये आपके पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है, जो कि एफ इज इक्वल टू एम होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन में चेंज हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, मास से, तो वो आपके पास क्या है, फोर्स आ जाएगी। मतलब बॉडी कितना टाइम एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट का मतलब है वो कभी स्पीड कम, स्पीड हो रही है, कभी स्लो हो रही है, स्पीड हो रही है, कभी स्लो हो रही है। तो वो एक्सेलरेशन को अगर आप मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फोर्स है जो आपने अप्लाइड किया है एक्सटर्नली एक बॉडी के ऊपर, वो निकल के आ जाता है। यही हमें बताता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसे आप नोट कर लीजिए अभी। अभी जो न्यूटन सेकंड लॉ है जिसे हमने निकाला है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसके पहले हम यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट क्या होने वाले इसके, न्यूटन, या आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गए, एक तो फोर्स है उसके यूनिट हो गए क्या, न्यूटन, एक तो न्यूटन यूनिट होते हैं और एक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये तो होते हैं एसआई यूनिट्स। बात करें सीजीएस की, तो सीजीएस यूनिट होते हैं हमारे पास फोर्स के डाइन, क्या होते हैं, डाइन होते हैं। ठीक है, एसआई कौन से है, न्यूटन, और सीजीएस कौन से है, डाइन, या बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके क्या है, सीजीएस यूनिट हो गए हैं।
अभी हमने यूनिट निकाल लिया है तो हम इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आप कैसे निकालेंगे? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब मास के होते हैं m, ठीक है, एक्सेलरेशन की l, 1t माइनस 2। तो फोर्स के डायमेंशन क्या है? m1 l1t माइनस 2। तो ये आपके पास क्या है? फोर्स के डायमेंशन आ चुके हैं। और हमने इसके फोर्स के ऐसा यूनिट भी बता दिए, डायमेंशन भी बता दिए। अभी बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या होता है? जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल्स होता है। कितने? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए अभी। और एक बात और है, आप कब कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है? 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है? हमारे पास मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन क्या हो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। मतलब 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो तब हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स निकल के आएगा वो 1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है हमें? न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होगा? एक रिएक्शन होगा। जैसे एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं आपको थप्पड़ मारता हूँ, जब मान लो आपका दोस्त आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसके वापस एक थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? देयर इज इक्वल्स एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मारना नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर मान लो फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी पर फोर्स है सेकंड की वजह से, और हम बोल सकते हैं सेकंड बॉडी पर फोर्स है फर्स्ट की वजह से, वो दोनों फोर्स क्या है? इक्वल ही होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये क्या बोलता है? फर्स्ट फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। ये बोल रहे हैं अगर मान लो कोई फर्स्ट बॉडी है वो सेकंड पर फोर्स लगाती है और सेकंड फर्स्ट पे फोर्स लगाती है, तो वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही हमारे पास क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसी लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और इन्हें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं या कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।